नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गिरफ्तार हो चुके हैं। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक भी सलाखों के पीछे हैं। नेपाल में बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के 24 घंटे के भीतर ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। जेंजी के खिलाफ जिन लोगों पर हिंसा भड़काने का आरोप है, सभी बालेन शाह के रडार पर आ गए। बालेन शाह सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन की जितनी भी चर्चा हो रही है, उससे ज्यादा सुर्खियां उनके शपथ ग्रहण समारोह की हो रही है, क्योंकि ऐसा शपथ ग्रहण राजशाही खत्म होने के बाद पहली बार दिखा है। सालों बाद नेपाल में सनातनी परंपरा की झलक देखी गई है। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता शपथ लिन्छु कि। रामनवमी के दिन बालेन शाह का राज तिलक। एक 108 सनातनियों का वैदिक मंत्रोच्चार। सात भगवाधारियों का शंखनाद। एक 107 लामाओं का बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ। जेंजी क्रांति के बाद नेपाल में हिंदुत्व का सूर्य तिलक हुआ। नेपाल में लंबे समय बाद ऐसा समारोह देखने को मिला है। नेपाल में ऐसा शपथ ग्रहण उस वक्त होता था जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था, यहां पर राजशाही थी। जिस वक्त अयोध्या के राम मंदिर में विशेष पूजा हो रही थी, ठीक उसी वक्त नेपाल में सत्ता के नए चेहरे का राज तिलक हुआ। बालेन शाह के शपथ ग्रहण में परंपरा, प्रतीक और नया परिवर्तन तीनों एक साथ दिखाई पड़ा। बालेन शाह की मां सीता की जन्मस्थली जनकपुर से अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत की थी और शपथ ग्रहण के लिए रामनवमी का दिन चुना। बालेन शाह का शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ पावर ट्रांसफर का फंक्शन नहीं था, सांस्कृतिक बदलाव का समारोह भी था। युवाओं के दम पर बनी नेपाल की नई सरकार कैसे काम करेगी, उसका एजेंडा क्या होगा, ये बालेन शाह ने शपथ ग्रहण के ठीक पहले रैप सॉन्ग के जरिए बता दिया। पिछले साल जेंजी प्रोटेस्ट में 77 लोगों की जान चली गई थी। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को फूंक दिया था। कई नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। केपी ओली को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। काठमांडू समेत पूरा नेपाल कई दिनों तक जलता रहा था और इसके लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री केपी ओली को जिम्मेदार माना गया। इस मामले की जांच के लिए पूर्व जज गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, जो जेंजी प्रोटेस्ट को लेकर जांच कर रहा था। आयोग ने पूर्व सीएम समेत कई मंत्रियों और अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही बालेन शाह नायक मोड में काम कर रहे हैं। बालेन शाह ने पहला फैसला जांच आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का किया, जिसके बाद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। केपी ओली के साथ ही नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी अरेस्ट कर लिया गया। नेपाल के तत्कालीन पुलिस प्रमुख चंद्र कुबेर खापुंग को प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने के आदेश देने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां होंगी। ओली समेत सभी पर प्रोटेस्ट के दौरान सिचुएशन को कंट्रोल करने में लापरवाही के आरोप हैं। जांच आयोग की रिपोर्ट में नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और सेना के कुछ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि फिलहाल सुरक्षा बलों के खिलाफ अभी कोई सीधी कार्रवाई नहीं की गई है। इन लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है। अगर दोष साबित होता है तो उन्हें 15 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी के बाद काठमांडू में ओली शर्मा समर्थक सड़क पर आ गए। उन्होंने टायर जलाकर ओली की गिरफ्तारी का विरोध किया और उन्हें रिहा करने की मांग की।
इस दौरान बालेन शाह सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जल्द ही हालात कंट्रोल में कर लिया। बालेन शाह की कैबिनेट में शामिल 15 में से 9 मंत्रियों की उम्र 30 से 40 साल की है। सबसे कम उम्र की मंत्री सष्मिता पोखरेल 29 साल की हैं, जबकि वित्त मंत्री बने डॉक्टर स्वर्णिम वागले सबसे अधिक उम्र के मंत्री हैं, जो 51 साल के हैं। बालेन शाह की राजनीति में एंट्री 2022 में हुई। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मेयर का चुनाव जीता। नेपाल के काठमांडू के मेयर की हैसियत कई केंद्रीय मंत्री से भी अधिक मानी जाती है। मेयर बनने के बाद बालेन शाह ने काठमांडू की सफाई, विरासत संरक्षण और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से कदम उठाए। सितंबर 2025 में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और धीमी अर्थव्यवस्था को लेकर युवा जब सड़क पर उतरे तो उनके पोस्टर बॉय बालेन शाह ही थे। जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान उनके गाने युवाओं के बीच गूंजते थे। प्रदर्शनकारियों ने उनके गाने नेपाल हंसेतो को एक तरह का प्रतीक बना लिया। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की मांग भी उठी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए थे। और युवाओं के मन में उनको लेकर भरोसे का असर चुनाव परिणाम में दिख गया। नेपाल में अभी तक पहाड़ी क्षेत्रों के नेता ही प्रधानमंत्री बनते आ रहे थे, लेकिन बालेन शाह सबसे युवा और मधेश क्षेत्र से आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। कि पिछले 35 साल में नेपाल में 30 सरकारें बनी, लेकिन कोई भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाई। लेकिन इस बार हालात बदल गए। रवि लामिछाने के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अकेले बहुमत हासिल कर लिया। 2022 में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। आरएसपी को इस बार 275 में से 182 सीटें मिली। मधेश इलाके में पार्टी को 31 में से 30 सीटें हासिल हुई। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है। दोनों ही देश सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के बेहद करीब हैं। लेकिन नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से देश में जहां भ्रष्टाचार बढ़ा, तो दूसरी तरफ फॉरेन पॉलिसी भी सवालों के घेरे में आ गई। अब नेपाल में एक पार्टी की सत्ता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख रखने वाले बालेन शाह प्रधानमंत्री हैं। बालेन शाह ने पीएम बनने के बाद सबसे पहला मैसेज भारत के लिए किया। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी, जिसके बाद बालेन शाह ने लिखा, आपके गर्मजोशी भरे संदेश और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि के लिए आपके साथ मिलकर काम करने का उत्सुक हूं। बालेन शाह का मैसेज क्लियर है कि उनकी पहली प्राथमिकता भारत के साथ मजबूत रिश्ते हैं। नई सरकार आने के बाद नेपाल की विदेश नीति कैसे बदली है, इन दो तस्वीरों से समझिए। पहला ट्वीट नेपाल के पीएमओ का है, जिसने भारत के साथ मिलकर काम करने को कहा है। दूसरी तस्वीर केपी ओली के गिरफ्तारी की है, जिन्हें चाइना समर्थक माना जाता है। बालेन शाह की पॉलिसी नेपाल फर्स्ट की है, लेकिन उनके शपथ ग्रहण में ही ये बात साफ हो गई कि विकास होगा, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी साथ चलेगा। दरअसल नेपाल लंबे समय से हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन 2008 में राजशाही के अंत के बाद ये धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना। ऐसे में धार्मिक प्रतीकों की वापसी को राजशाही के फिर से उभरने के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान को ही फिर से स्थापित करने के तौर पर देखा जा रहा है।